हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज़ रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वन शॉट। काफ़ी छोटा सा चैप्टर, काफ़ी कम टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है कि एक क्वेश्चन हमारा बन जाए और पेपर में हमें 4 नंबर मिल जाएं। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आपकी छोटी सी हेल्प चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचा देना वीडियो को, जिससे ज़्यादा एंगेजमेंट आए और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपके लिए नया नया कंटेंट आ पाए। और ये हमारा प्यारा सा हेलो बच्चों ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इस पर आप जो है जो 80% फ्री कंटेंट है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसमें कुछ पेड कंटेंट भी हैं, उनका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के लिए, नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कुछ और बेहतर करना चाहते हैं, रैंक लाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और टाइम वेस्ट करने से बचाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ऐप है। इसके ऊपर ढेरों सारे मॉक टेस्ट हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, ढेरों सारे टेस्ट, ढेरों सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। 80% से ज़्यादा ऐप ये बिल्कुल फ्री है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और जो है कुछ जो है अपने स्कोर में और अपने मार्क्स में इंक्रीज़ करें और कुछ बेहतर करें। फिर आप जो है थोड़ी हेल्प करना चाहते हैं तो आप जो है हेलो बच्चों ऐप की रेटिंग दे सकते हैं, 5 स्टार रेटिंग। देखो 12,000 से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन उससे आप देखो केवल 288 पीपल ने ही रेटिंग करी हुई है। ये अच्छी बात भी नहीं है, ठीक है ना। आप कर सकते हो और जो है थोड़ा सपोर्ट दिखा सकते हो। चलो टॉपिक पर आते हैं। ये हमारा है ईएम वेव के टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल्स इक्वेशन, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव, पार्ट्स ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा आज का, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे हमेशा की तरह, आप जानते ही हो। फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ हैं ईएम वेव की, ये हम बाद में आते हैं। पहले उससे पहले कुछ ईएम वेव के बारे में कुछ बढ़िया बढ़िया बातें कर लेते हैं जो ज़रूरी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो यार हर्ट्ज, सबसे ज़्यादा काम जो जगदीश चंद्र बोस हुए, हर्ट्ज इन्होंने काम किया, कोई खास चीज़ काम की नहीं है। अब देखो यार, ये आपकी जो ईएम वेव है वो बेसिकली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से फॉर्म होती है। हमने मैग्नेटिज्म में देखा था कि आपके चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती थी। अगर चार्ज पार्टिकल मूविंग था कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, मूविंग था अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड और जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मिलते थे, है ना। और अगर वो एक्सेलरेटिंग था तो फिर हमें क्या मिलता था, ईएम वेव मिलती थी। ओके, तो यहाँ पर आपका जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेटिंग होना चाहिए, है ना। अब देखो यार, ईएम वेव जो होती है ना वो कैसे फॉर्म होती हैं, वो फॉर्म होती है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जो आपका टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब समझ गए होंगे आप, है ना, जैसे डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। तो जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब दोनों ऐसे आपस में वाइस वर्सा चलता है तो ईएम वेव यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपेगेशन जो वाली डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं। जैसे ईएम वेव के लिए हम थोड़ा सा देखें अगर, तो ये हमारी हो जाएगी एक्स डायरेक्शन मान लो, ये हमारी हो गई वाई, एंड सपोज दिस इज जेड। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली ये इस तरीके से हमारी जो है ईएम वेव हो गई। ओके, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया इस तरीके से। तो ईएम इसकी जो खास बात होती है ना वो ये होती है कि ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों हैं और वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ऑलरेडी हम यहाँ पर देख चुके हैं। लेकिन एक और खास बात क्या है कि ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ईएम वेव के। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही होती है ना, जैसे ईएम वेव आगे की तरफ चल रही है, तो ये दोनों उसके भी परपेंडिकुलर हैं। अब देखो मैंने मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड और बना देता हूँ तो वो भी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, तो आपका यहाँ पर ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हमारा आप देखो जो ईएम वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन है वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो। और टाइम बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसी की वजह से यहाँ पर ईएम वेव भी है। ओके, तो ईएम वेव यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। अब कोई आपसे पूछे कि भाई डायरेक्शन बताओ ईएम वेव की क्या है, कैसे निकालोगे, तो ईएम वेव की डायरेक्शन आप निकालोगे ई से बी की तरफ फिंगर को कर्ल करके। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ फिंगर कर्ल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन। ठीक,
तो ये चीज़ हमें ध्यान, अब जैसे इसमें देखो यार, इसमें ना आपका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर की तरफ है, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड मान रहे हैं तो ये हमारा किधर की तरफ हो गया, सॉरी इसमें हमें इसको मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा, तभी वो प्लस एक्स में आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा जे प्लस जे की तरफ है ना, ऊपर वाई एक्सिस की तरफ है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा के की तरफ है ना, प्लस के की तरफ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से भी करेंगे तो भी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका प्लस के आई कैप। और आप देख भी पा रहे होंगे कि जो हमारी ई एम वेव है वो एक्स डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है ना। और ये आपको याद होगा ना, मैंने आपको बताया था वेक्टर के अंदर सब कुछ हमने लेक्चर्स में देखा था, आई जे के, तो इसमें आपका क्या हो रहा है, जे से के की तरफ आप जा रहे हो, है ना, जे से के की तरफ, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, आई ही मिलेगा। अब आप क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हो इसीलिए प्लस में आ रहा है, अगर आप उल्टा घूम रहे होते तो ये माइनस में आ जाता, ठीक है ना। तो वो सारी बेसिक बातें हैं जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या भला है, क्या चीज़ है, देख लेते हैं। देखो पहली बात, जो डिस्प्लेसमेंट करंट जैसा टॉपिक है वो मैक्सवेल ने दिया, ठीक, मैक्सवेल ने इसकी बात करी, और ये केवल हमारे सिलेबस में हम केवल कैपेसिटर के लिए डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो यार क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना वो आपका तभी आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है, ठीक है ना। देखो बेसिकली मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हमारे दो तरीके के यहाँ पर हम करंट को देखने वाले हैं, एक कैपेसिटर के अंदर, एक होता है कंडक्शन करंट जिसे हम आईसी से रिप्रेजेंट करेंगे। कंडक्शन करंट कौन सा करंट है, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, मतलब वो वाला करंट जो आपका जो है ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और दूसरा होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये कि इसकी क्या खास बात होती है, ये होता है हमारा ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इन दोनों में अंतर हो गया। आप देखो यार, कंडक्शन करंट की बात कर रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से है, और डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहे हैं तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। तो दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो ये एक कैपेसिटर के अंदर हम देख रहे हैं अभी, और थोड़ा क्लियर होगा अभी, डोंट वरी, चिंता मत करो आप, ठीक है। तो हम क्योंकि यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे आपको थोड़ा और समझाने की, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आप आगे से ध्यान रखना, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा हालांकि डी क्यू बाई डी टी ही रहेगा। तो यहाँ पर क्यू की जो वैल्यू है, अब क्योंकि हम कैपेसिटर के अंदर पढ़ रहे हैं तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप जानते होंगे, और सिग्मा के बारे में सब लोग जानते ही होंगे कि क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो जो क्यू की वैल्यू है आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, जो हमारा चार्ज है वो हो जाएगा, आप यहाँ से देखो ई ए एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट ए ई, ओके। तो यहाँ से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई ओवर डी टी, ठीक है ना। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है ना। अब लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तभी चेंज होता है जब आप डिस्चार्जिंग और चार्जिंग की बात कर रहे होते हैं, और आपका जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट ही होगा, ठीक है ना। और जब आपका जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है तो उस केस में हम केवल किसकी बात कर रहे होते हैं, कंडक्शन करंट की। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको थोड़ी सी समझनी होंगी, ध्यान रखनी होंगी। और उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट है वो हमेशा इक्वली रहेंगे। अच्छा, अब मैं आपको कुछ मैक्सवेल की इक्वेशन बताता हूँ। तो मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस की बात करी, मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस हमें दी। मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आपने बोर्ड का पेपर दिया होगा तो आपको याद होंगी। ई डी एस इज इक्वल टू, जो आप जानते हैं, जो हमने पढ़ा था ना गॉस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे और इसके अलग अलग वर्जन भी देखे थे। तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, और ये आपका हो गया इनक्लोज चार्ज, ठीक है ना, गॉसियन सरफेस के अंदर। दूसरी इक्वेशन हमने मैग्नेटिज्म के अंदर देखी थी, जो क्या बता रही थी कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो है बेसिकली यहाँ पर गॉस लॉ एंड मैग्नेटिज्म है, ओके ना। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है उसमें डाइपोल एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम बता पा रहे थे कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही थी, है ना, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर टर्मिनेट हो रही थी। लेकिन जो मैग्नेटिज्म था उसमें सबसे छोटी यूनिट ही एक डाइपोल थी। उस ऐसा नहीं हो रहा था कि नॉर्थ पोल से आपकी लाइन निकल रही हो, है ना, और साउथ पोल
साउथ पोल जो है वहाँ पर लाइन आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। हमें कम से कम नॉर्थ और साउथ 2 पोल चाहिए ही चाहिए थे, क्योंकि एक तरफ से निकल रही थी, एक तरफ हमें पहुँचानी थी। ऐसा नहीं हो रहा था कि इन्फिनिटी तक हम पहुँचा दें, है ना। तो हमने कुछ कारण भी देखे थे, बहुत सारी चीज़ें बातें करी थी, वो हम बातें नहीं करने वाले फिलहाल। अब तीसरी जो इक्वेशन है वो क्या था, E डॉट डी एस इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना, ऐसा हमने देखा था, ठीक है ना। तो ये हमारा कहाँ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने देखा था, फैराडेज लॉ, ठीक है। बेसिक से हमने लेंज लॉ कह लो, है ना, माइनस लगाने का मतलब लेंज आ गया। अब यहाँ पर तीसरे नंबर की बात हुई। चौथे नंबर पे हम देखो इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ओके, ये हमने अभी देखा है, जो वैसे तो हमारा ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, बट लेकिन हमने यहाँ पर एक और चीज़ जोड़ दी है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना। तो मैक्सवेल ने बताया कि आपका एक और नया करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो टोटल करंट जो होता है वो IC प्लस ID होता है। वहाँ पर हम नॉर्मल I लिख रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पर दोनों को जोड़ के लिख दिया है, बस फर्क इतना है, ओके। तो यहाँ से हमारा जो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट ID, और ID की वैल्यू हम अभी भी देख के लाए थे, वो थी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी फाई ओवर डी टी, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, ओके। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वेव ट्रांसवर्स है नेचर में, मतलब परपेंडिकुलर हमने देखा, मतलब ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव होती है, जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर हो। ये वेव प्रोपेगेट करती है स्पीड ऑफ लाइट से, आप जानते ही हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फॉर्मूला है हम सब जानते ही हैं, और ये सबसे फेमस भी है, और हमने यूनिट एंड डायमेंशन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे। सी की वैल्यू भी हमने जानते ही है, ये मैक्सिमम वैल्यूज हैं फील्ड की, है ना। मैक्सवेल के हिसाब से जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। टोटल रेडिएंट फ्लक्स एट एनी स्टेट इज गिवन बाई दिस, ये सब मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी। जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसे हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, और वो आपका इस तरीके से आप इसको डिफाइन करते हो। कैसे, देखो, पॉइंटिंग वेक्टर को जो आप डिफाइन करते हो वो इस तरीके से करते हो, है ना। तो अभी इसके बारे में हम बात कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब यहाँ पर देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ एस इज रिलेटेड टू रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड बाय अ वेव अक्रॉस अ यूनिट एरिया एट एनी इंस्टेंट, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है, ये क्या बता रहा है कि आखिर जो एनर्जी है उसका रेट बता रहा है ना। और आप जानते हो रेट का मतलब हमेशा क्या होता है, समय के साथ। देखो, दो चीज़ होती है हमारी फिजिक्स में, एक होता है रेट, एक होता है ग्रेडियंट। जब भी हम रेट की बात कर रहे होते हैं तो टाइम के साथ देख रहे होते हैं, और जब भी ग्रेडियंट की बात कर रहे होते हैं तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के साथ देख रहे होते हैं, लेंथ के साथ देख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था ना पोटेंशियोमीटर के अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर देखा था वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऐसे हमने हर जगह जो भी ग्रेडियंट देखे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी देखा था। तो वहां पर हम देख रहे थे कि हमारा वो जो ग्रेडियंट था वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा था, वो आपका डिस्टेंस या लेंथ के साथ वेरी कर रहा था। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ओके, हमने ये देख ही लिया। जो एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, हम सब जानते हैं, कैपेसिटर का फॉर्मूला है। एवरेज मैग्नेटिक, ये दोनों चीज़ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यार आप मॉडर्न फिजिक्स में भी हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, कि जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वहाँ पर एनर्जी नहीं था तो वहाँ पर हम फोटोन के हिसाब से बात कर रहे थे, फर्क इतना था, है ना। तो आपका ये सब चीज़ें हो गई। इंटेंसिटी का रिलेशन क्या है आप देख सकते हो, एवरेज निकाल रहे हो आप तो आपने इस तरीके से निकाल लिया। ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। और हर्ज ने इसको कंफर्म किया था, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो समराइज करा देता हूँ। जैसे सबसे पहला और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो सबको याद होना चाहिए वो ये है, ये IIT एडवांस हो, नीट हो, जेई हो, हर एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला और काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट परमेबिलिटी और ये आपका परमिटिविटी, दोनों पर इस तरीके से बेस्ड होता है, ओके। EM वेव जो होती है वो स्पीड जो है स्पीड डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है ना। जो EM वेव की स्पीड होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये भी तो मीडियम पे डिपेंड करते हैं ना। अगर मान लो मीडियम में आप किसी में रख दो तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर फॉर्मूला आपका इस तरीके से हो जाएगा, 1/म्यू नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, फिर म्यू आर आ जाएगा, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ओके। चलो, अब उसके बाद तीसरे नंबर पे हम दूसरे नंबर, ये तो हमारा पहले नंबर का हो गया। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर वो ध्यान रखना कि C होता है E/B। ये हमने पढ़ा था लॉरेंज फोर्स, याद होगा आपको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर हमने देखा था। तो ये जो C होता है स्पीड ऑफ लाइट वो E/B होता है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। और हमने वहाँ पर देखा भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ जब हम जा रहे थे तो EM वेव की डायरेक्शन हमें पता चल रही थी, ओके।
अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और उसके बाद और देख लेते हैं चीज़ों को। अच्छा, अब आपको याद होगा, उन बच्चों को याद होगा जिन्होंने वेव मोशन मुझसे पढ़ा है अच्छे से, तो वहाँ पर ना हमने क्या देखा था, हमने एक वेव को पढ़ना सीखा था, हमने एक वेव की इक्वेशन को पढ़ना सीखा था। जैसे मैंने वहाँ पर लिखा था y = a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स, फिर हमने इसको पढ़ना सीखा था, है ना। क्या सीखा था हमने ये सीखा था कि ये जो a है वो एम्पलीट्यूड होता है, ये प्लस और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमने सीखी थी, है ना। ये x रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, ये x डायरेक्शन ऑफ वेव को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। ये वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। ये प्लस और माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, अगर प्लस है तो माइनस डायरेक्शन थी और माइनस है तो प्लस डायरेक्शन थी। तो हमने ढेरों सारी बातें करी थी। अगर आपको याद करनी है, वो सारी बातें याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको नहीं है याद तो इसका मतलब आपने या तो वन शॉट नहीं देखा है उसका वेव मोशन का, या फिर आपने मुझसे कभी पढ़ा नहीं है, या फिर आपने जहाँ भी पढ़ा है वहाँ अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो हमें बहुत बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये इक्वेशन तो काम करेगी नहीं, हम तो EM वेव देख रहे हैं, तो EM वेव की इक्वेशन क्या होगी, EM वेव की जो इक्वेशन हो जाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से हो जाएगी, है ना। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की लिख लेते हैं, बाद में मैग्नेटिक फील्ड की लिख लेंगे। मान लो इस तरीके से इक्वेशन हमें दे दी क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। हमें ये इस तरीके से नहीं दिखनी चाहिए, हमें कैसे दिखनी चाहिए, हमें उस तरीके से दिखनी चाहिए जैसे एग्जामिनर हमें दिखाना चाहता है ना। एग्जामिनर हमें क्या दिखाना चाहता है, हमें दिखना चाहिए कि जो पीक वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये है, यानी कि हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू हमारी E0 हो गई, ठीक। हमें दिखना चाहिए कि ये जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो 2πf के बराबर होती है। ध्यान रखना, जो भी क्वांटिटी टाइम के साथ आएगी ना वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और जो भी x के साथ आएगी वही आपकी k मतलब आपका वही वाला k बात कर रहे हैं जो वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट हुआ करता था 2π/λ, उसी की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये माइनस और प्लस रिप्रेजेंट क्या करते थे, आपको याद होगा। अगर हमने लिखा -kx, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि EM वेव की डायरेक्शन किधर रही होगी, प्लस x में रही होगी। जिन बच्चों ने भी पढ़ा है ना वेव मोशन, उनको याद आ गया होगा। हमने +kx देखा था, तो इसका मतलब क्या है कि ये -x में ट्रेवल कर रही होगी। अगर मैंने लिखा -ky, तो इसका मतलब +y डायरेक्शन में EM वेव ट्रेवल कर रही होगी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी z आया तो आपका z में, माइनस आया तो प्लस में कर रही होगी, प्लस आया तो माइनस में कर रही होगी। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो k के साथ जो x के साथ आएगा वो k होगा, और जो टाइम के साथ आएगा वो ओमेगा होगा। ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी और आज भी देख रहे हैं। फिर हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, फॉर्मूला देखा था हमने विराट कोहली का वेलकम, है ना। आपको याद होगी वो ट्रिक मैंने बताई थी जिससे आप कभी कंफ्यूजन में ना आओ, है ना। विराट कोहली का वेलकम। अब इसमें V फॉर वेलोसिटी है, K फॉर आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, और ओमेगा फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो ये आपका यहाँ पर भी वैलिड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर वैलिड है जो वेव में वैलिड थी, ठीक है ना। अब डायरेक्शन आपको निकालनी है तो वो तो आप निकाल ही लोगे। अब देखो, इसी फॉर्मूला को मैं किस किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसी वाली इक्वेशन को अलग अलग, देखो मैग्नेटिक फील्ड के लेके कैसे लिखेंगे। ओके, देखो अब इसी फॉर्मूले को जैसे हमने जो चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखी, E = E0 sin ओमेगा t - kx, इसी को मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसे लिख सकता हूँ, B = B0 sin ओमेगा t - kx। इसी को मैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के लिए कैसे लिख सकता हूँ, H0 sin ओमेगा t - kx, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है यहाँ पे, है ना। या फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा C होता है वो E/B होता है, तो हमारा जो B है वो E/C हो जाएगा। तो मैं इस B0 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, E0/C sin ओमेगा t - kx, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आया, ये इस वाली इक्वेशन से आई, है ना। यहाँ पर B0 की जगह पर मैंने ये वाली चीज़ यूज़ कर ली है। ओके, तो मैंने वैल्यू को चेंज कर दिया है, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में बिल्कुल ही ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है। अब मैं आगे आता हूँ अगले फॉर्मूले पे। तो हमारे कितने फॉर्मूले हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। तो चौथे नंबर पे आ जाते हैं, EM वेव में और क्या क्या चीज़ें फॉर्मूले बेस्ड या न्यूमेरिकल बेस्ड पे पॉसिबल है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और इसका रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, B = μh। अब हम आगे आते हैं, चौथे नंबर पे क्या फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका जो EM वेव है वो, क्योंकि उनमें एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी कैरी करते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा मोमेंटम होता है वो वही होता है जो मॉडर्न फिजिक्स में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, वहाँ पर हमने देखा था ना, आपको याद होगा I/c, है ना, फिर 2I/c, इस तरीके से हमने चीज़ें देखी थी। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो हो जाएगा, देखो S फॉर क्या है हमारा पॉइंटिंग वेक्टर, और ये पॉइंटिंग वेक्टर क्या था, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, है ना। ये मतलब वही है पावर पर यूनिट एरिया, जो हमने वहाँ पर सब चीज़ें देखी थी ना, वही है सब कुछ ये। तो ये हो जाएगा हमारा परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए,
है ना। हमने पूरी फिजिक्स में यही चीज़ जानी है और ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिंग के लिए। हमने पूरी फिजिक्स में यही चीज़ जानी है, चाहे वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने देखा था, चाहे वो हमने मॉडर्न फिजिक्स में देखा, चाहे वो हमने आपका किसी और जैसे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाले में मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में देखा, चाहे हमने कहीं भी देखा हो, हमने हर जगह यही सीखा है कि जब जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आएगी तब तब 2 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में 2 से मल्टीप्लाई करना है जब भी आंसर रिफ्लेक्टिंग के लिए पूछा गया है। ओके, चलो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट टाइम वेक्टर की बात करते हैं 5वें नंबर पे, ठीक है ना। तो 5वें नंबर पे पॉइंट टाइम वेक्टर क्या है देखते हैं। चलो हमने 4 फॉर्मूले देख लिए, अब 5वें नंबर पे पॉइंट टाइम वेक्टर देखते हैं जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। तो ये क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस। अभी आपने देख लिया, ये होती क्या है, ये होती है रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, ठीक है, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये आपकी पावर पर यूनिट एरिया भी आप इसको कह सकते हो। रेट ऑफ एनर्जी फ्लो का मतलब क्या है, पावर पर यूनिट एरिया भी कह सकते हो। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, 1/μ0 E क्रॉस बी, है ना। μ0 का मतलब क्या है, μ0 का जो मतलब है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। जो यहाँ पर जो ये μ0 है ना, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं, परमेबिलिटी है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये पॉइंट टाइम वेक्टर हो गया। तो ये जो पॉइंट टाइम वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आपका ये H। व्हाट इज दी H? H इज द मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। ओके, चलो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम यहाँ पर देखते हैं एवरेज पॉइंट टाइम वेक्टर। तो जो एस एवरेज होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 1/2μ0 EV0 B0, मतलब एवरेज वैल्यू हमने निकाल ली है पॉइंट टाइम वेक्टर की, ठीक है ना। हमने क्या किया है, इसकी बस एवरेज वैल्यू निकाल दी है और कुछ नहीं किया है। तो एवरेज पॉइंट टाइम वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका, बस यहाँ पे 2 से आपको डिवाइड कर देना है, नथिंग एल्स। ओके, तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। हम इसको देखो, पेपर में क्वेश्चन आपका ना और भी तरीके से आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको E0 की वैल्यू दे दी जाए, आपको ERMS की वैल्यू दे दी जाए। तो आप कैसे करोगे, आपने अल्टरनेटिंग करंट में देखा था ना कि भाई I0 होता था I0/√2, IRMS है ना, ऐसे VRMS V0/√2, तो ऐसे ERMS E0/√2। व्हाट इज द E? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ध्यान रखना। अच्छा, और ऐसे ही B0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू नहीं, BRMS क्या हो जाएगा, B0/√2। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं एस एवरेज। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालने बैठे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा इस तरीके से, सॉरी E0 तो हमारा था ही, तो हम इसको RMS की फॉर्म में लिख दें अगर, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, अगर हम इसको RMS की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ERMS√2 मल्टीप्लाई BRMS√2। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एवरेज पॉइंट टाइम वेक्टर आएगा ERMS BRMS/μ0, ठीक। चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब देखो यार, हम जानते हैं कि जो हमारी एनर्जी होती है वो क्या होती है, कैपेसिटर में देखा था 12ε0 ERMS का स्क्वायर, हमने कैपेसिटर में देखा ही था। तो अब हम यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू को पुट करें, अब ERMS का मतलब E0/√2, तो हमारी जो एनर्जी आएगी वो आएगी 12ε0 E0 रुको, हम क्या कर सकते हैं, 12ε0 E और ε0 अलग अलग बनाते हैं ना, अभी मैंने उसको एक जैसा बना दिया था तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाता, इसीलिए ऐसा किया है। तो आंसर आ जाएगा 1/4ε0 E, है ना, और उसका E0 का स्क्वायर। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये ε0 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये हमारा जो नया फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी होगी वो होगी 1/4, है ना, ε0 E0 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर ऑफ E0 1/4ε0, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मीटर क्यूब, है ना। तो ये आपकी यहाँ पर यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। जूल पर यूनिट मीटर क्यूब कहाँ से आई, देखो यार, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी होता है। मान लो आपको क्वेश्चन पेपर में जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए पूछ ले कि भाई एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो आप ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि
कि आप इससे निकाल रहे हो, नो नो, आप इससे मत निकालना। आप कैसे निकालोगे? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के थ्रू। तो एनर्जी होती है mL2T-2 और वॉल्यूम होता है L⁻3। तो आंसर आ जाएगा सीधे सीधे इस तरीके से, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या हो सकती है? तो ये हमारा कौन से नंबर का फॉर्मूला था? आई थिंक 6 नंबर का है EM वेव के अंदर। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए हमारी, जो भी हमारा मैग्नेटिक जो भी एनर्जी होती है वो होती है हमारी BRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2μ0। तो हमारी जो UB होगी वो होगी हाफ B स्क्वायर B0 का स्क्वायर अपॉन 2μ0। आप यहाँ पे BRMS की वैल्यू रख सकते हो B0/√2। तो आंसर आएगा 1/4 B0 का स्क्वायर अपॉन μ0। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी, ओके ना। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। चलो, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव। तो यहाँ पर जो हमारी एवरेज एनर्जी डेंसिटी होगी EM वेव की वो होगी UE प्लस UB, ठीक है ना। तो UE हमारा कितना होगा? 1/4 ε0 E0 का स्क्वायर प्लस 1/4 B0 का स्क्वायर अपॉन μ0। तो ये हमारी एनर्जी एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी EM वेव की, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल एनर्जी, क्योंकि भाई दोनों चीज़ है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो हम एक को तो लिख नहीं सकते पूरी जो है EM वेव के लिए, तो हमें दोनों ही लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना। अब हमारी जो इंटेंसिटी होती है EM वेव की वो भी पूछी जा सकती है। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया आई थिंक 8वें नंबर का। तो इंटेंसिटी ऑफ EM वेव तो क्या होगा? किसी भी EM वेव की इंटेंसिटी, वैसे तो हमने प्रॉपर्टीज़ में देखी थी, पर ये मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और क्वेश्चन में अप्लाई भी कर पाओ, याद भी रह जाए। पावर पर यूनिट एरिया या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। अब हमने मॉडर्न फिजिक्स में देखा था ना, इस तरीके से सारी चीज़ें करी भी थी। या फिर आप इसको कह सकते हो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ये जो एस एवरेज है इसका है मतलब है एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, ये है पावर, ये है आपका 4π रेडियस का स्क्वायर, ये है इंटेंसिटी, ठीक है ना। चलो, जो EM वेव की फ्रीक्वेंसी होती है वो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मतलब वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ध्यान रखना। जबकि वेवलेंथ आपकी मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको करा देते हैं तो आपको थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन हम करते हैं। एक पॉइंट सोर्स मान लो, है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें, और उसकी जो पावर आउटपुट है मान लो वो है 800 वाट, ठीक है ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3.5 मीटर फ्रॉम द सोर्स विल बी। तो आपसे पूछा मान लो क्वेश्चन कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की E0 की वैल्यू, ठीक है, वो कितनी होगी, कहाँ पर, जब आपका जो भी आपका पॉइंट सोर्स है उससे डिस्टेंस हमारी 3.5 मीटर है, ओके। तो हम इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे अच्छे से आपको प्रेजेंट करके दे दिया है, जिससे आप जो है इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन एवरेज पावर आउटपुट ऑफ 800 वाट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम द सोर्स इज। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? हमसे क्या पूछा गया है? हमें 4 मीटर डिस्टेंस दी गई है, पावर दी गई है, तो हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें पावर या फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब लिंक्ड हो रहे हों। और हमने देखा जो इंटेंसिटी होती थी वो पावर अपॉन 4πr² होती थी, या फिर हमने देखा था E0 अपॉन 2μ0c, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं चीज़ों को। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, तो हम यहाँ से देखें तो एक फॉर्मूले की जगह हमें यहाँ पर दो फॉर्मूले इनको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें जो निकालना है वो निकालना है E0 की वैल्यू, है ना। मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है E0। तो हमें ये सारी चीज़ों की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी और हम इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। लेट्स गिव इट ट्राई। तो हमारा जो E0 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2μ0CP डिवाइडेड बाई 4πr²। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, ठीक। 2 से ये कितनी बार गया, 2 बार। तो μ0 की वैल्यू क्या होती है, 4π × 10⁻⁻⁷। C की वैल्यू क्या होती है, अब हम जानते हैं यार C की, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी होता है, ध्यान रखना, E² हो जाएगा वो, है ना। तो ये हो जाएगा लाइट की स्पीड,
इतने मीटर पर सेकंड, पावर कितनी है 800 वॉट, डिवाइडेड बाय नीचे बचा 2 पाई और रेडियस डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर, है ना। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू इसका स्क्वायर 16 है ना, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ये 2 बार गया है ना, ये 8 बार गया, ये 100 बार गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है ना, वो तो हो जाएगा खैर। लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि हमें चीज़ समझ में आनी चाहिए करना क्या था। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना है, एम्पलीट्यूड का मतलब हमें ई नॉट की वैल्यू दे दी, द फ्रीक्वेंसी हमें इतनी दी गई है, वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस, ओके, द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन जूल विल बी। तो आपको एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछी है। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है यार, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर होता है। अब हमें पता है जो ई नॉट होता है वो आपका क्या होता है, सॉरी ये ई आर एम एस होता है ना, हम जानते हैं ई आर एम एस क्या होता है, ई नॉट बाई √2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बाई और √2 और उसका स्क्वायर, है ना। तो हम जानते थे कि हमारा जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आता है वो क्या आता था, वो आता था आपका 1/4 है ना एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर, ओके। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ई नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ई नॉट की वैल्यू 1 और हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी का कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो इसमें हमें ऐसा कुछ करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी इतने हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड इतना, ओके। ये एम्पलीट्यूड किसका है समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, ये ई नॉट की वैल्यू है। अब वेवलेंथ निकालो, एम्पलीट्यूड निकालो और एवरेज एनर्जी डेंसिटी वगैरह यहाँ पर आपको सॉल्व करके लानी है, ओके। तो इस क्वेश्चन से आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो सकती है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लो इसी क्वेश्चन में आपको मान लो मैग्नेटिक फील्ड के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करी गई होती, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी नॉट, तो कैसे निकाल सकते थे, कैसे, ई नॉट बाई सी के थ्रू, है ना। तो ये कर देते तो हमारी बी नॉट की भी वैल्यू आ जाती। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को देखें अगर, तो इस क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया गया है, हमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। क्या ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना कठिन है, तो ऑब्वियस ही बात है बिल्कुल ईजी है। क्यों, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है ना। देखो हमें ई नॉट की वैल्यू दी गई है 48 और हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। अच्छा, और उसके बाद हमें जो है पूछा सी की वैल्यू और दी गई है, हमें पूछा है वेवलेंथ ऑफ जो है इसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो यार इसकी तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, वेवलेंथ क्या होगी सी अपॉन न्यू, भाई जो स्पीड ऑफ लाइट होती है डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, आपकी वेवलेंथ होती हो जाती है। तो ऊपर हमने क्या रखा इतना और हमारी फ्रीक्वेंसी है इतनी, तो हमारा जो आंसर है वो आपका ऑब्वियस ही बात है यहाँ से ये जाएगा 1.5 और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 मीटर, ठीक। पहला हो गया हमारा, बहुत आसान सा था। अगला है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमें ई नॉट की वैल्यू पता है तो हम बी नॉट की वैल्यू तो आसानी से निकाल ही लेंगे। बी नॉट क्या होगा, ई नॉट बाई सी, ठीक है। अच्छा, इसको देखो, सो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यहाँ पर एवरेज एनर्जी डेंसिटी बतानी है, ठीक है ना। तो टोटल जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है वो हमारी क्या होगी वो देखें अगर, तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आप जो है 100 की जगह, क्योंकि 100 का तो क्वेश्चन आने वाला है नहीं भाई, क्योंकि कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, आप कर लो फाइंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो आपको एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है मान लो, तो कैसे निकालोगे। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हम जानते हैं ना, एनर्जी डेंसिटी मतलब जो यू वी होता है वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा, हाफ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 48 हमें शायद दी गई थी, है ना, कितनी थी 48, और हमारा यहाँ से आंसर जो है आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम एनर्जी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाई ई एक्स इतना, ई बाई ए और ई एस इतना। मैंने आपको बता रखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी प्रोपेगेशन डायरेक्शन कौन सी है, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 2.5 न्यूटन पर कूलम, यानी कि ये वाली चीज़ हमारे ई नॉट की वैल्यू है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि
ये आई थिंक प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में या जेई में, है ना। मूविंग अलोंग वाई डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी इतना एंड वेवलेंथ इतना, फ्रीक्वेंसी इतनी है, वेवलेंथ इतनी है, तो हमें दोनों चीज़ निकाल के चेक कर लेनी चाहिए, तो हम आंसर टिक कर लेंगे। अब ये बात तो क्लियर है कि देखो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि डायरेक्शन कौन सी होगी। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक्स है, तो इसका मतलब है कि एक्स वाला कौन सा है, देखो वाई वाला गया और हमारा बाकी सारे ही एक्स हैं फिर, तो अब बाकी को नहीं हटा सकते। अब प्लस में जाएगी या माइनस में, तो वो हम देख लेंगे, अभी उसमें प्लस माइनस का लोचा ही नहीं है, फिर हमें ये कैलकुलेट करके ही लाना पड़ेगा। ओके, चलो कैलकुलेट करके लाते हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करके लाएंगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या हो जाएगी, जो हमारा वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट है वो 2π/λ होता है। तो वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट हमारा कितना हो जाएगा, ये वाली चीज़ k हो जाएगी, k की वैल्यू ये हो जाएगी पाई इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू 2π/λ। तो हमें वेवलेंथ पता चल जाएगी, है ना। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा यहाँ से वेवलेंथ का। ओके, चलो अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपको यहाँ से अगर वेवलेंथ ही पता चल चुकी है तो फिर कह रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी भी बता दो, और ये होता है 2πf के बराबर, तो हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे, है ना। तो यार ये सारी चीज़ें बहुत आसान है और हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर ही सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। चलो, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमने पूरा रिवीजन किया है, जिसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन किया है। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ, है ना, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, है ना। जो अरेंज एरे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के तौर पे वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना। जैसे मान लो मैं एक एरे बनाऊं, जैसे मैं यहाँ पर विजिबल लाइट को रखूं, फिर उसके आगे बढ़ता जाऊँ, मैं इधर वेवलेंथ को बढ़ा रहा हूँ, है ना। मान लो सबसे लास्ट में रेडियो वेव आए, है ना, इस तरीके से। तो आपका जो ये पूरा पैटर्न होता है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। तो पैटर्न से ज़्यादा जो ज़रूरी है वो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब पैटर्न से ज़्यादा ज़रूरी आपको एक तो पैटर्न तो पता होना ही चाहिए। ओके, तो वो तो ठीक है कि हाँ यार हमें पैटर्न तो पता होना ही चाहिए, साथ में आपको और इसमें पता होना चाहिए ये जो लिखा हुआ है। ओके, तो आपको यहाँ पर देख रहा होगा ना कि कौन सी रेस किस में काम आती हैं, ये भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो यार ये हमें नहीं पता होगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, अच्छा मैं पहले पैटर्न के बारे में अगर थोड़ी सी बात करूँ तो आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि जो विजिबल लाइट है, ठीक है ना, देखो अगर मैं इधर वेवलेंथ को बढ़ाते हुए ले रहा हूँ तो रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। ओके, मैंने अभी बनाकर आपको दिखाई दिया, रेडियो वेव हुए, माइक्रोवेव हुए, है ना, या फिर आपके इंफ्रारेड हुए, तो ये सब की वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और एनर्जी काफ़ी कम होती है। लेकिन विजिबल लाइट से पहले कौन आ सकते हैं, जैसे यूवी लाइट होती है ना, एक्स रेज वगैरह, गामा रेज वगैरह, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो आप अगर देखें तो मैं आपको सही से बना कर दिखा देता हूँ, है ना, तो आपको थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी। मान लो इस तरीके से मैंने बनाया, इधर हमारी हमने क्या ले लिया, अपना विजिबल लाइट ले ली, जो कहाँ से कहाँ तक रहती है, जो वेव ग्योर, आपको याद होगा ना वेव ग्योर, तो ये हमारी विजिबल लाइट हो गई। ओके, और इसके बारे में सबको पता ही होगा, है ना, 38 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक। फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम इधर देखें तो गामा रेज हुए, एक्स रेज हुए, है ना, यूवी रेज हुए, और विजिबल लाइट से आगे बढ़ें तो जैसे इंफ्रारेड हुए, माइक्रोवेव हुए, रेडियो वेव हुए। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपके स्पेक्ट्रम के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ वेव हो सकते हैं। ओके, अच्छा, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर लोचा क्या है कि लोचा ये है बेसिकली, देखो चक्कर क्या है कि आपको ना बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आपको कर सकती हैं, आपको वेवलेंथ थोड़ी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कई बार ना वेवलेंथ के पूछने को आपको देख सकते हैं, तो देखो मैं थोड़ी सी आइडिया आपको दे देता हूँ, आइडिया से ही हम इसको याद रख सकते हैं, अदरवाइज एग्जैक्टली तो आप इसको याद भी नहीं रख पाओगे, है ना। तो यार आप जानते हो कि जो हमारी विजिबल होती है उसके बारे में थोड़ा आइडिया होगा, 3800 एंगस्ट्रॉम कह लो, या फिर नैनोमीटर में कहें तो 380 नैनोमीटर, है ना, से लेकर आप जो है 700-800 नैनोमीटर तक जो भी होती हैं वो सब हमारी विजिबल होती हैं, जिन्हें हम देख पाते हैं, है ना। और क्योंकि हमने जाना कि यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, राइट हैंड साइड में तो वेवलेंथ बढ़ती है, रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा होती है। तो जो रेडियो वेव की जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है तो ये मीटर्स में होती है ना, ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा होती है, मीटर्स में हो जाती है। ओके, और जो इंफ्रारेड वगैरह होते हैं ना, उनकी जो होती है वो लगभग मतलब 700 से ऊपर, मतलब लगभग 1000 नैनोमीटर की रेंज पे जितने भी होंगे ना वो सब यहाँ पे इंफ्रारेड के होंगे, 1000 नैनोमीटर कह लो या 10,000 एंगस्ट्रॉम कह लो, है ना। फिर रेडियो वेव आपकी फिर कहाँ पहुँच जाती है, रेडियो वेव पहुँच जाती है आपकी मीटर सेंटीमीटर इनमें, है ना। तो रेडियो वेव की तो 100 मीटर भी हो सकती है। ओके, अब रेडियो वेव में भी बहुत सारी होती हैं, जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस में देखा, तो जैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो उसके लिए अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए तो 100 मीटर की भी हो सकती है। ओके,
अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये सब भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, है ना। गामा रेज वगैरह की बहुत कम होगी, क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई एनर्जी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो इसका मतलब वेवलेंथ कम। तो गामा रेज की जो हो सकती है वो बहुत कम होती है बेसिकली, है ना, आपकी पॉइंटों में होती है, नैनोमीटर में अगर हम लाएँ तो, ठीक है ना। और एक्स रेज की आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, फिर अब यूवी रेज पे पहुँचे तो थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती है ना। किसके बीच में हो जाती है? डेफिनेट सी बात है 10 से 380 से पहले यानी कि 10 नैनोमीटर के बाद की जितनी भी हैं और 380 से पहले वाले फिर वो यूवी में आ जाते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको लगना ज़रूरी था। बाकी फिर ये थोड़ा देख लो, जो रेडियो और माइक्रोवेव होती हैं वो टीवी और कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं, आप जानते ही हो। इंफ्रारेड जो होती हैं वो मस्कुलर स्ट्रॉ ट्रीट कर सकती हैं, फोटोग्राफ इन फॉग और स्मोक, है ना। उसके अलावा ग्रीन हाउस टू कीप प्लांट वार्म इन वेदर फॉरकास्टिंग थ्रू इंफ्रारेड फोटोग्राफी। तो ये इंफ्रारेड भी आपके इतने इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे तो। यूवी रेज इंपॉर्टेंट है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जरी जब होती है तो उनको स्टरलाइज करना होता है। स्टरलाइज मतलब उन पे जितने भी आपके जो भी वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह, जितने भी माइक्रोब्स वगैरह हैं, उन सबको स्टरलाइज करना पड़ता है इन डिटेक्शन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट, है ना, फिंगरप्रिंट्स वगैरह में। उसके अलावा आपकी एक्सरे जो होती हैं वो फॉल्स, क्रैक, फ्लॉज, होल्स, इन सबको डिटेक्ट करने में यूज़ होती हैं। आपको याद होगा ब्रैग्स इक्वेशन, है ना, मैंने वहाँ पर बताया था आपको मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2 में, तो वहाँ पर ब्रैग्स इक्वेशन की जो बात करी थी, या फिर सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा हो शायद। इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर द डिटेक्शन ऑफ पल्स इन ऑयस्टर, ये आपका आई थिंक पल्स इन ऑयस्टर होते हैं ना, जो आपकी बायोलॉजी वगैरह में होता है ये पल्स इन ऑयस्टर, तो आपको पता होगा। गामा रेज आपकी जो यूज़ होती हैं वो स्टडी ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की फॉर्म में यूज़ होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, और ऐसी कोई वैसे तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक ब्रॉड बेसिस पे आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, चलो, मैंने पूरी कोशिश करी है यार, पूरी मेहनत के साथ मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है कि आप जो है चीज़ों को अच्छे से एकदम समझ पाए हों और जो है चीज़ों को ढंग से ग्रेस्प कर पाए हों, और पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपका क्लियर हो गया हो। ओके, अब इसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, और फिर उसके बाद जो है आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी चैप्टर की। ओके, बहुत छोटा सा चैप्टर है, और यार अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो जो है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। आप जो भी नई वीडियो चाहते हो जिस पर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे वही सबसे पहले आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर ये जो है रेटिंग आपके ऊपर है ना, तो आप थोड़ा सा हेल्प करें, सपोर्ट करें और रेटिंग करें, जिससे हमारी जो है थोड़ी सी जो हमारा ऐप है, ठीक है, और लोगों तक भी पहुँच पाए। ओके, चले, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, चलिए, थैंक यू।